अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमने सबसे पहले उदाहरण पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो क्या करते थे हम, सबसे पहले बड़ी संख्या है जैसे 255 135 से, तो हमें बड़ी संख्या को अंदर रखना है, भाग में देना है। 225 को हम रख देंगे अंदर, बाहर रख देंगे 135। तो इसमें भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, तो आ जाएगा 135। 5 में से 5 गए 0, 22 में से 13 गए 9। अब इस 135 को अंदर लिख देंगे और 90 से भाग देंगे। कितनी बार भाग जाएगा, भाग जाएगा एक बार। कितना आ जाएगा 90। 5 में से 0 गया, शेषफल बचा 5। 13 में से 9 गए, बचे 4। अब हमें 90 में भाग देना है 45 से। कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। शेषफल क्या रहा हमारा 0। अब हमारा यहाँ भाग पूरा हो गया, क्योंकि जब शेषफल 0 हो जाए तब हमारा भाग पूरा हो जाता है। तो था मैंने क्या बोला था, जिससे हम लास्ट में भाग दें तथा उससे शेषफल 0 आ जाए वही हमारा एचसीएफ होता है। जब भाग समाप्त हो गए, लास्ट में हमने किससे भाग दिया था वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हम इसको एल्गोरिथम के चरणों के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, चरण प्रथम कैसे लिखेंगे इसको, किससे भाग दिया था हमने, किस में भाग दिया था 225। किससे दिया था भाग 135 से, एक बार गया भाग, शेषफल कितना बच गया 90। दूसरे चरण में हमने क्या किया था, 135 में भाग दिया था, किससे भाग दिया था 90 का, एक बार, शेषफल हमारा क्या था 45। तीसरा चरण क्या हो जाएगा, 90 में भाग दिया था, किससे दिया था 45 से, कितनी बार गए भाग, 2 बार, हमारा शेषफल बचा था 0। अतः एचसीएफ किस किस का 135 तथा 225 का क्या आ जाएगा 45। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं बड़ी संख्या कौन सी है, 38,220 है। तो 38,220 को हम अंदर लिख देंगे और 196 को लिख देंगे बाहर। अब हम भाग देंगे। तो सबसे पहले हम एक बार जाएगा भाग, तो क्या जाएगा 96, 196। 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8 और 2 में से 1 गया 1। अब भागने जाएगा तो 2 को यहाँ पे लिख दो। अब कितनी बार भाग जा रहा है आप कर लेना, 9 बार जाएगा भाग। तो क्या जाएगा आंसर हमारा, ये आप करके देख लेना, 9 बार जाएगा भाग तो इतना आएगा। ठीक है, अब हम माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए 9, बस 7 में 7 गए 0 हो गया। अब इस 0 को यहाँ पे लिख देंगे। अब कितनी बार भाग जा रहा है, भाग जाएगा 5 बार, उसमें आ जाएगा 980 पूरा आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा शेषफल 0 आ गया एक ही स्टेप में। इसके आगे हमने स्टेप किए ही नहीं, क्योंकि एक ही स्टेप के बाद 0 आ गए। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे चरण कौन कौन से हो जाएंगे, अतः चरण क्या क्या बन जाएंगे, चरण एक ही बनेगा हमारा। वो क्या बनेगा, 38,220 में भाग दिया था, किससे 196 से भाग दिया था
कितनी बार भाग गया, 195 बार। शेषफल क्या था, 0। तो हमारा किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया, वही हमारा ऐसे होगा। इसमें हमने इसी से तो भाग दिया था, इसके आगे तो किसी से भाग दिया नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसमें भी देख लो, ये हो गया यहाँ पे ऐसे हमारा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे 38, 220 और 196 का ऐसे आ जाएगा हमारा 196। ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम पहले का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, 867 बड़ी है 255 से। तो बड़ी वाली संख्या को हम अंदर लिखेंगे। अब यह देख लो, ये लगभग 250 के आसपास है। 3 बार गुणा करेंगे तो 750 के आसपास आएगा, और 4 बार करेंगे तो 1000 तो आएगा नहीं, इसलिए हम 3 बार भाग देंगे। तो 3 बार भाग दिया तो क्या आएगा, 3 बार भाग देने पर 5 और 6 7 765 आ जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो 2 0 और 1, ठीक है। अब इसमें 255 को अंदर लिख देंगे। शेषफल से भाग देने पर अब इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 204, 204 ही बनेगा। 102 का डबल 204। अब 5 में से ये गया 1, और 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0। अब क्या हो जाएगा, 102 अंदर आ जाएगा। 102 तो कितनी बार भाग जाएगा, सीधा डबल है इसका। इक्यावन का डबल ही है 102, तो 2 बार भाग जाएगा तो 102 आ जाएगा। 102। अब यहाँ पर हमारा शेषफल कितना बचा, 0। अतः हम चरण लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, चरण पहला क्या हो जाएगा, 867 में भाग दिया था हमने, किससे दिया था, 255 से। कितनी बार, 3 बार। और शेषफल हमारा क्या था, 102। उसके बाद द्वितीय चरण क्या हो जाएगा हमारा, 255 में हमने भाग दिया था, किससे, 102 से भाग दिया था। कितनी बार गया था, 2 बार भाग गया। शेषफल आ गया हमारा 51। तीसरा स्टेप क्या हो गया था हमारा, 102 में भाग दिया था, किससे दिया था, 51 से। 2 बार भाग गया तो शेषफल बच गया 0। इसमें भी देख लो, जिससे हमें मतलब अंतिम में भाग दिया था वही होगा हमारा HCF। तो यहाँ पे भी HCF क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा, जो अंतिम होगा। अंतिम जिससे भाग देते हैं और 0 आ जाए वही हमारा HCF होता है। तो HCF क्या हो जाएगा, इसका भी हमें पता चल गया क्या है, 51 है। तो 867 और 255 का HCF क्या आ गया भाई, 51 आ गया। ओके। तो प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न सेकंड क्या कह रहा है प्रश्न, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसमें भी मैंने बोला था पहले, इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो हमें पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख देना है। पहले दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq+r, जहाँ r का मान 0 और 0 से बड़ा तथा v, ये तो हमें लिखना ही लिखना है पहले ऐसे क्वेश्चन आते ही। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या बोला था कि a का मान निकालना है, तो b का मान दिया होगा। b का मान यहाँ पे है क्या, जो q के साथ होगा वो b का मान होगा। जरूर नहीं यहाँ पे q ही आए, आगे आपके इस प्रश्नावली में m भी है, m के साथ होगा वो। मतलब जहाँ कोई जिसका मान पूर्णांक दिया हुआ होगा ना वही है, वही प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न
क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? ये प्रश्न क्या कह रहा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक होता है। इस ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले यही काम करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख देनी है। क्या है? दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि ये कंडीशन a बराबर क्या हो जाएगा? bq+r, जहाँ r का मान होगा 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसमें हमें बेसिकली निकालना क्या होता है? a का मान निकालना होता है और हमें b का मान कहीं न कहीं दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ पे q के साथ जो होगा वह b का मान होता है। b का मान जरूर नहीं यहाँ पे मतलब q ही है, जैसे q दिया हुआ है, यहाँ आगे आपके क्वेश्चन में m भी दिया हुआ है, तो जो m के साथ होगा वही हमारा मान हो जाएगा। क्योंकि कोई पूर्णांक मतलब m भी हो सकता है, n भी हो सकता है, कोई पूर्णांक मतलब कोई भी हो सकता है, m के हो सकता है, k हो सकता है। जो मान होगा पूर्णांक का उसके साथ जो होगा आंसर वो b का मान होगा। तो हम क्या मान लेंगे हम? b बराबर क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन देख के पता चल रहा है 6, तो इसमें हम रख देंगे मान a बराबर 6q+r। कंडीशन क्या है? और कि r का मान क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर हो सकता है और 6 से छोटा। तो हमें यहाँ पे केस कितने मिलेंगे? r कितने मान, जितने r के मान उतने ही केस बनेंगे, तो यहाँ पे 6 केस बनेंगे। तो सबसे पहले r का मान क्या क्या हो सकता है? 0 ले सकते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 भी हो सकता है, 4 और 5। क्यों 6 क्यों नहीं हो सकता है? क्या 6 से बड़ा छोटा चाहिए? 6 से छोटा मतलब 5 तक ही हो सकता है, 6 तो आ नहीं सकता। क्योंकि 6 अगर बराबर यहाँ पे बराबर होता तो हम 6 को भी ले सकते हैं। यहाँ पे बराबर नहीं है इसलिए हम 6 को नहीं लेंगे। तो केस फर्स्ट लिखते हैं। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? केस फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दो। केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा? r का मान हम क्या रख देंगे? 0 हो तो सबसे पहले 0 ही ले लेते हैं। तब क्या हो जाएगा? a बराबर 6q+0, तो यानी a बराबर क्या हो जाएगा? 6q। चूँकि इसमें देखो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 3 बार, तो क्या हो जाएगा? a बराबर 6q 2 से भाज्य है, इसलिए 6q एक धनात्मक समपूर्णांक है। ये हमें लिख देना है। इसके बाद केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में क्या हो जाएगा? r का मान हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। जब r का मान 1 होगा तो क्या हो जाएगा? a बराबर 6q+1 हो जाएगा। अब चूँकि a बराबर 6q+1 ये 2 से भाज्य नहीं होगा, क्योंकि 1 शेषफल बच जाएगा, इसलिए 2 से भाज्य नहीं है। जो 2 से भाज्य नहीं होगा विषम होगा, इसलिए 6q+1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। भाई धनात्मक विषम पूर्णांक होगा क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है तो धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा, और अगर 2 से भाज्य होगा तो सम पूर्णांक हो जाएगा। तो हमारे मतलब कंडीशन में एक तो ये मिल जाएगा। केस थर्ड ले लेते हैं हम। केस थर्ड में क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। r का मान 2 रखने पर क्या हो जाएगा? 2 हो तो a बराबर 6q+2। अब इसमें से देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a बराबर 2 कॉमन ले लो तो 3q+1
यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो मतलब पूर्ण भाग जा रहा है। अतः चूंकि a बराबर 6q प्लस 2 से भाज्य है, इसलिए 6q प्लस 2 एक धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है। केस चौथा केस क्या हो जाएगा? फोर केस नंबर आर का मान हम क्या ले लेंगे? 3 हो। तो जब आर का मान 3 हो जाएगा तब क्या होगा? ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ए बराबर 6q प्लस 3। तब यहाँ पे 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होगा क्योंकि शेषफल बच जाएगा कुछ न कुछ। जब a बराबर 6q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? 6q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब केस 5 ले लेते हैं। क्या हो जाएगा केस 5? आर का मान हम ले लेंगे 4 हो। तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 6q प्लस 4। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 से ये पूर्ण विभाजित हो जाएगा। चूँकि ए बराबर 6q प्लस 4 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, इसलिए क्या हो जाएगा? 6q प्लस 4 एक धनात्मक समपूर्णांक है। अब केस 6 में यहाँ पे लिख देता हूँ। केस 6 क्या हो जाएगा? इसमें आर का मान हम ले लेंगे 5 हो। तो तब क्या हो जाएगा? ए बराबर 6q प्लस 5। चूँकि 6q प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए हम कह सकते हैं 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसमें हमें 3 कंडीशन तो मिली है सम पूर्णांक वाली और 3 कंडीशन मिली है विषम पूर्णांक वाली। हमें विषम पूर्णांक वाली बतानी थी तो हमने ये बता दिया। देखो पहली तीसरी ये कंडीशन है हमारे क्वेश्चन में, ये तीसरी कंडीशन ये रही और ये रही ये कंडीशन 6q प्लस 3 और एक ये रही 6q प्लस 1। ये तीनों विषम पूर्णांक के रूप में हमें अभी सिद्ध कर लिया, विषम पूर्णांक के रूप में है तीनों।